अच्छा तो सबसे पहले ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। और जी सर। इसमें ये सारी प्रैक्टिकल टास्क हैं। आपका प्रैक्टिकल नंबर जी वन सर। जो है वो है कंप्यूटर पर, कंप्यूटर्स ऑपरेशन और हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल है वो है मशीन ऑर्गेनाइजेशन पर, मदरबोर्ड, मेमोरी, आईओ, जो आपके कार्ड्स होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस और आपकी पेरिफेरल जी। डिवाइस, ठीक है। उसके बाद जी सर। आप भले अपना माइक्रोफोन जो है वो ऑफ कर दें। ओ, अगर आपके कोई ओके सवाल ओके। वगैरह है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर ओके। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल नंबर फोर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। उसमें आप एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल के बेसिक्स पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकल नंबर फाइव में आप जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो पावर पॉइंट पर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर सिक्स है आपका माइक्रोसॉफ्ट विजियो पर। प्रैक्टिकल नंबर सेवन आपका है एच टी एम एल पर, ठीक है। और अभी तक हमने जितनी भी क्लास ली हैं उनमें हमने ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल नंबर एट, नाइन, प्रैक्टिकल नंबर टेन, प्रैक्टिकल नंबर इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन और थर्टीन और फोर्टीन, फिफ्टीन, ठीक है, ये परफॉर्म कर लिए हैं, तकरीबन परफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर से एक बार इन सबको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर वन से। ये आपका प्रैक्टिकल है, या यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी रूब्रिक्स हैं, रूब्रिक्स में आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। आप जो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उन पर आपकी मार्किंग होगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी टोटल मार्क्स लिखी जाएंगी और सिग्नेचर होगी। तो प्रैक्टिकल नंबर वन में हम देखते हैं कि सबसे पहले कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या होती है कंप्यूटर्स की, और एच सी मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। एच सी मेजर्स जो होते हैं आपके हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, ठीक है। एच से हेल्थ, एस सेफ्टी और ई से एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है, और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जो इसमें तीन चीजें होती हैं, चार चीजें, मोस्टली हमें तीन चीजें पढ़ाई जाती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लेकिन चौथी चीज भी होती है स्टोरेज, ठीक है, कंप्यूटर स्टोर भी करता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसकी चार फंक्शंस होते हैं। कंप्यूटर जो है सबसे पहले इनपुट लेता है। इनपुट में जो है वो रॉ डेटा लेता है। रॉ डेटा मतलब ऐसी डेटा जो बिल्कुल रॉ होती है, मीनिंगलेस होती है, ठीक है। उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसकी एनालिसिस करता है। उसके बाद एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आउटपुट में हमें एक मीनिंगफुल डेटा मिलती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जो आप पहले डेटा प्रोवाइड करते हैं वो रॉ होती है, मीनिंगलेस होती है। उसके बाद उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर जो है उसको मीनिंगफुल बना देता है और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव वगैरह में, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है। आपके पास इनपुट होता है, इनपुट इनपुट में आपको डेटा होती है, डेटा आप प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को। सीपीयू उसके बाद उसको उस पर एनालिसिस परफॉर्म करके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है और आपको आउटपुट देता है। और जब वो उस पर प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो प्रोसेसिंग के दरमियान वो स्टोर भी कर रहा होता है, ठीक है। तो डेटा आपको पता है, डेटा बेसिकली रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स को कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसी चीजें जो अनऑर्गेनाइज हो, जो मीनिंगलेस हो बिल्कुल, जैसे रैंडम नंबर्स, नेम्स, सिंबल्स, ठीक है, उनकी कोई मीनिंग नहीं होती। फिर हम उनको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हम उनको मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं 50, 90, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट स्कोर 90 आउट ऑफ 100 इन मैथ एंड, तो इसका मतलब ये है कि उसने 90 मार्क्स लिए हैं 100 में से, ठीक है।
तो तब आपको पता चलेगा कि 90 का इधर मतलब क्या है, ठीक है। तो आप डेटा जो होती है आपकी मीनिंगलेस होती है, अनऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। आपकी रैंडम डेटा होती है, उसमें रैंडम नंबर्स और डिजिट्स आते हैं, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, कंप्यूटर की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, एंटरटेनमेंट है और डिफेंस, ठीक है। ये सारी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, जितने भी कंप्यूटर्स जिनके अंदर आपके पास स्केल होती है, ठीक है, स्केल होती है और कंटिन्यूस वैल्यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है, उसके अंदर क्या होती है, एक सर्कुलर स्केल होती है, ठीक है। आपकी बाइक के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर भी एक सर्कुलर स्केल होती है। आपका जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के अंदर भी एक स्केल होती है, सीधी लीनियर स्केल होती है। और वोल्ट मीटर के अंदर भी स्केल होती है। तो जितने भी कंप्यूटर स्केल वाले कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और ये आपको कभी भी एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो आपके बाइनरी डिजिट्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, 0 और 1 पर, ठीक है। तो वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो आपके लैपटॉप्स हैं, आपकी स्मार्टफोन वगैरह है, ये सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर की कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर की कैटेगरीज में आ जाते हैं पर्सनल यूज कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, वर्क स्टेशन, लैपटॉप या नोटबुक्स, टैबलेट्स, हैंडहेल्ड डिवाइसेस और स्मार्टफोन्स, ठीक है। हैंडहेल्ड डिवाइसेस में आपके पास पीडीएस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास चीजें होती हैं, ये सारे आपके पास पर्सनल यूज के लिए होते हैं, ठीक है। पीडीए जो होता है वो डेटा लॉगर होता है, ठीक है। उसके अंदर आप डेटा लॉग करते हो, ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर तो आपके पास जो घर में अवेलेबल होता है, जो आपकी पर्सनल कंप्यूटर जो आपके घर में अवेलेबल होता है, आपकी डेस्क पर पड़ा होता है, उसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है। और उसके साइड में यहाँ पे आप देखते होंगे, ये एक यहाँ पे एक चीज होती है, इसको लोग गलती से सीपीयू कह रहे होते हैं, ये सीपीयू नहीं होता, ये आपका सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट जो होता है जिसको आप टावर भी कहते हैं, तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, और वर्टिकल होगा तो उसको टावर कहेंगे, हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको सिस्टम यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम यूनिट होता है, सीपीयू नहीं होता। सीपीयू उसके सिस्टम यूनिट के अंदर एक चीज होती है। उसके बाद देखते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो होती है वो ज्यादातर जो हमारे पास जो बिजनेसेस होते हैं या जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो जो काम करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम वर्क स्टेशन कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास घरों में कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन जो ऑफिस वगैरह में बिजनेस वगैरह के लिए या प्रोफेशनल यूज के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आप वर्क स्टेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप्स, नोटबुक्स, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो भी पोर्टेबल कंप्यूटर्स आपके पास होते हैं, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, वो सारे आपके पास लैपटॉप्स, नोटबुक्स होते हैं, ठीक है। पोर्टेबल होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। साइज में छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह उन्हें आराम से लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास टैबलेट कंप्यूटर्स होते हैं। टैबलेट कंप्यूटर्स भी कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर आपके पास टच स्क्रीन अवेलेबल होती है, टच स्क्रीन होती है अवेलेबल, और एलसीडी अवेलेबल होती है, की बैटरी रिचार्जेबल होती है। उसके बाद आपके पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके पास आराम से आप जो आपके पीडीएस वगैरह होते हैं, जो आपके पीडीएस होते हैं ये हैंड हेल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मार्टफोन, जो आपके पास फोन वगैरह होती है, ये सारे ये आपके थे पर्सनल यूज के कंप्यूटर। उसके बाद कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, जो उनका मतलब एक से ज्यादा लोग एक वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जिनको एक से ज्यादा लोग एक वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके नेटवर्क सर्वर्स जो होते हैं, वो आपके नेटवर्क सर्वर्स जो आपके होते हैं, ये आपके बेसिकली
मल्टी यूजर कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक ही नेटवर्क पर चल रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल लोग, मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त पर एक नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क सर्वर्स होते हैं ये मल्टी यूजर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन फ्रेम्स जो होते हैं वो जो बैंक्स वगैरह में और बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस में यूज होते हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। तो ये मेन फ्रेम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल जो कंपनी है, अ, वो जब डेटा स्टोर करती है, डेटा क्रंच करती है, तो वो मेन फ्रेम्स इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसी तरह से एप्पल जो है वो भी मेन फ्रेम्स इस्तेमाल करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो पीसी से लेके मेन फ्रेम के दरमियान होते हैं। ठीक है, उनकी साइज जो होती है पीसी से बड़ी होती है और मेन फ्रेम से कम होती है। और उसके बाद आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। ठीक है, गूगल वगैरह, एप्पल वगैरह, और आपकी फेसबुक वगैरह, ये सारी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक नेटवर्क सर्वर है। आप देख सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक ही नेटवर्क के थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड, एक ही चीज को, एक ही, फॉर एग्जांपल एक ही प्रिंटर को या एक ही स्पीकर को मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे होते हैं एट ए टाइम। ठीक है, उसके बाद आपके मेन फ्रेम्स आ जाते हैं। मेन फ्रेम्स होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, बैंक्स वगैरह। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि पीसी से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम्स छोटे होते हैं। ठीक है, और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मेन फ्रेम से कम होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस होते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी स्पीड जो होती है, डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड वो ज्यादा होती है। ठीक है, और वो ज्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, और वो क्योंकि वो ज्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा हीट हो जाते हैं। ठीक है, गर्म हो जाते हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए हमारे पास कूलेंट सिस्टम्स होते हैं, वो हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जो होता है आपका फिजिकल कंपोनेंट होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका वर्चुअल कंपोनेंट होता है। ठीक है, जिस तरह से एक इंसान की रूह होती है तो रूह उसका एक सॉफ्टवेयर है, और इंसान की जो बॉडी होती है वो उसका हार्डवेयर है। इसी तरह से कंप्यूटर की भी रूह होती है और कंप्यूटर का भी जो होता है फिजिकल हार्डवेयर होता है, बॉडी होती है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास घर के अंदर पीसी अवेलेबल है तो वो पीसी आप तब तक नहीं चला सकते जब तक आप विंडोज इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि विंडोज जो होती है वो डायरेक्टली पीसी को, उसके हार्डवेयर को, उसकी रैम को, उसके मदरबोर्ड को चला रही होती है। तो जो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर को चलाते हैं ना उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो विंडोज आपकी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका जो एमएस वर्ड है, आपका जो गूगल क्रोम है, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज इंस्टॉल है तो विंडोज जो है इन सारे सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कर रहा होता है और आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जो है कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर को ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो अंडर द कंट्रोल ऑफ ओएस होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हमारे पास ढेर सारे
बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो इंसान है, यूजर जो है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर अब वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो यूज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके यूजर जो है हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं हार्डवेयर को, ठीक है। So operating system is a complex essential software component that acts as the intermediary between hardware of computer and the user application programs, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूजर और एप्लीकेशंस के दरमियान आपका जो यूजर है, उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशंस है, ठीक है, इनके और हार्डवेयर के दरमियान, ठीक है, इन दोनों के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको ओएस चलाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, ठीक है। अब इसके कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रोल होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, उसकी इनकी एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के दरमियान, और रिसोर्सेज एलोकेट करता है और टास्क को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 यूजर्स हैं। मतलब इन कितने भी यूजर्स हों, जितने भी हमारे पास यूजर्स होंगे, जब वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेंगे तो उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हार्डवेयर में हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, सीपीयू, रैम और आईओ। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हार्डवेयर के अंदर। सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और आईओ आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ जो सबसे मशहूर ओएस है, मैंने आपको बताया ओएस वो होता है जो यूजर और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। तो विंडोज एक ओएस है, लाइनक्स एक ओएस है, और मैक एक ओएस है, ठीक है। तो ये तीनों ओएस बड़े मशहूर हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बूटिंग क्या होती है, ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है। तो अ, जब भी आप कोई प्रोग्राम वगैरह या कोई कोई एप्लीकेशन वगैरह कंप्यूटर के अंदर चलाते हैं, तो सबसे पहले वो जो एप्लीकेशन होती है वो स्टोर्ड होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। आपकी सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है, आपकी यूएसबी हो गई, आपकी सीडी हो गई, आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, आपकी लोकल डिस्क सी ड्राइव हो गई, ठीक है। ये जितनी भी आपके पास ड्राइव्स होती हैं, यूएसबी होती है, सीडी होती है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। तो जब वो आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से अ, जो है सेकेंडरी स्टोरेज से स्टार्ट होकर आ जाती है प्राइमरी स्टोरेज में, रेम में आ जाती है, आरएएम रेम में आ जाती है, प्राइमरी स्टोरेज पे आ जाती है, और वहां पे वो चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो आपकी डिस्क में पड़ी होती हैं, डिस्क ड्राइव में, यूएसबी वगैरह में, सीडी वगैरह। जब आप उन्हें चलाते हैं तो वो आ जाती है मेन मेमोरी में, ठीक है। और सीपीयू उनके साथ फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जिस तरीके से अगर मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस को हम लोड करते हैं प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप जब कंप्यूटर को सबसे पहले पावर ऑन करते हैं, ठीक है, चलाते हैं, प्लग करके पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो चलता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो चलता है वो होता है आपका ओएस, ठीक है। आपका ओएस चलता है, ठीक है। तो ओएस को स्टार्ट करने के जी लिए सर। हमें ओएस को स्टार्ट करने के लिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें किसी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप बगैर प्रोटोकॉल के ओएस को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस प्रोटोकॉल को आप कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। उस प्रोटोकॉल को हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अ, आपका जो ओएस होता है वो आपकी डिस्क से आपकी रैम में आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया जो आपकी विंडोज होती है, जो आपका ओएस होता है, वो आपकी सी ड्राइव में होता है, ठीक है। वो आपकी सी ड्राइव में होता है, ठीक है।
जैसे आप उसे ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो वो सी ड्राइव से आकर, सी ड्राइव आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। तो वो सी ड्राइव से आ जाता है रेम में, रेम आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है? तो फिर वो रेम में चलना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई चीज चलती है, जब कोई चीज एग्जीक्यूट होती है, तो वो बेसिकली रेम में होती है, ठीक है। तो उसके बाद ओएस को कंट्रोल दिया जाता है, और फिर ओएस जो है आगे दूसरे हार्डवेयर वगैरह को कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। फिर ओएस के कुछ गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल होता है यूजर कन्वीनियंस, के ओएस जो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, चाहे वो विंडोज हो, लाइनक्स हो, मैक हो, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट मतलब वो तेज होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। सीपीयू जो है वो उसको यूज करना आता हो, ओएस जो है सीपीयू को यूज करता हो, मेमोरी को यूज करता हो, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करता हो। तो ओएस इन तीनों चीजों को उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना भी ओएस का काम होता है, ठीक है। उसके बाद ओएस के कुछ फंक्शन होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, यूजर इंटरफेस। ये सारे ओएस के काम होते हैं। उसके बाद ओएस के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। हमारे पास सिंगल यूजर ओएस होते हैं, मल्टी यूजर्स ओएस होते हैं, सिंगल टास्किंग ओएस होते हैं, और मल्टी टास्किंग ओएस होते हैं। सिंगल यूजर वो होते हैं जो एक टाइम पे एक यूजर को टैकल कर सकते हैं। मल्टी यूजर वो होते हैं जो एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। सिंगल टास्क यूजर्स ओएस वो होते हैं जो एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग वो होते हैं जो एक टाइम पे ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो वक्त ब वक्त जो है दर्जा ब दर्जा डेवलप हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बने थे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पे आ गए, फिर आईसी आ गई, फिर आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो गया, उसके बाद मल्टी कोर्स आ गए, और अब हमारे पास 5G नेटवर्किंग चल रही है, नेटवर्क हार्डवेयर चल रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है दर्जा ब दर्जा डेवलप हुआ है, ठीक है। वक्त ब वक्त जो है कंप्यूटर में डेवलपमेंट आई है। जिस तरीके से कंप्यूटर के हार्डवेयर में डेवलपमेंट आई है, इसी तरीके से कंप्यूटर के जो ओएस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी डेवलपमेंट आई है। आप देख सकते हैं कि जब कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से बने थे, तो तब हमारे पास कोई ओएस यूज नहीं होता था। जब ट्रांजिस्टर्स आ गए, तो हमारे पास बैच सिस्टम ओएस यूज होता था। जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, तो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आ गए। जब मल्टी प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, तो हमारे पास पीसीज आ गए। और फिर जब हमारे पास कोर्स आ गए, तो कोर्स के बाद हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ओएस आ गए, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप, मतलब जिस तरह से हार्डवेयर डेवलप हो रहा था, इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप जो है वो भी हो रहा था। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। ये तो जो ओएस है वो भी डेवलप होता आ गया, उसकी भी जनरेशन है। जीरो जनरेशन ओएस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड होते हैं, क्लोज सोर्स होते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ओपन सोर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनकी आप प्रोग्रामिंग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उनकी आप प्रोग्रामिंग जो है चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं क्लोज सोर्स, ठीक है। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी आप प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे विंडोज आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर होती है, उसकी प्रोग्रामिंग आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक्सेस नहीं दिया गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कोई एक्सेस नहीं दिया कि आप उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर सको। तो विंडोज आपका एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड और
विंडो जो है वो आपके पास ओपन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट मेजर्स पर, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्थ मेजर्स कौन सी होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्क स्पेस हो, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो या हम घर पे काम कर रहे हैं, हमारी पर्सनल ऑफिस है, वो जो है वो एर्गोनॉमिक होनी चाहिए, ठीक है। एर्गोनॉमिक होनी चाहिए मतलब अ, उसके अंदर जो एर्गोनॉमिक जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि वर्क फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप आराम से काम कर सकें, ठीक है। वो ऑफिस जो है उसका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आप आराम से काम कर सकें, ठीक है। और जितनी भी टास्क हैं वो आप परफॉर्म कर सकें। तो एर्गोनॉमिक जब आपका वर्क स्पेस जो होगा, जब आपकी काम करने की जगह जो होगी वो एर्गोनॉमिक होगी, अ, जो है कंफर्टेबल होगी और एफिशिएंट होगी, तो आप आराम से काम कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो अ, आंख है वो कंप्यूटर से 18 से 24 इंचेस दूर होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर बैक सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से होना चाहिए कि आप जो है आपके जो पैर हैं वो जमीन पर सीधे हो, ठीक है। उसके बाद जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी जो आर्म्स है वो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप रिस्ट रेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक रूल होता है 20-20-20 रूल, ठीक है। 20-20-20 रूल का मतलब ये है कि हर 20 मिनट में अ, आपने जो है कंप्यूटर से अपनी नजर हटाकर किसी और चीज को देखना है 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो हर 20 मिनट के बाद आपने कंप्यूटर से अपनी नजर हटानी है और किसी और चीज को देखना है 20 सेकंड्स के लिए। इससे आपकी जो आंख होगी, उस आंख पे जो लोड होगा स्क्रीन की वजह से, वो जो है मेंटेन होगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपनी कंप्यूटर की ब्राइटनेस बढ़ा ली है तो वो ब्राइटनेस भी आपने एडजस्ट करनी है, और कंप्यूटर की स्क्रीन का जो कंट्रास्ट है वो भी आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अवॉइड करना है कि कंप्यूटर की जो डायरेक्ट लाइट है वो आपकी आंखों पर पड़े, ठीक है। आपने जो स्क्रीन है वो इस तरह से उसकी इंक्लिनेशन और उसकी आपने मॉनिटर को इस तरह से पोजीशन करना है कि उसकी जो लाइट है वो आपको डायरेक्टली आपकी आंखों में ना जाए, ठीक है। उसके लिए आप एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं और मॉनिटर की लाइट कम कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रेजोल्यूशन जो है बढ़ाकर और उसकी लाइटनिंग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेफ्टी मेजर्स पर, ठीक है। जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको आपको सही से हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। अ, जो आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं उनको आप कोशिश करें कि ओवरलोड ना करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सॉकेट है तो आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस, मतलब कम से कम डिवाइसेस जो है प्लग करें, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन वगैरह है या कोई सर्किट वगैरह है तो उसको आप कम से कम डिवाइस लगाएं, ताकि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। कभी कभी ये भी होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है, ठीक है। तो आपने ये अवॉइड करना है, ठीक है। आपने कम से कम जो है प्लग्स जो है उस एक्सटेंशन के अंदर लगाने हैं या उस सॉकेट के अंदर लगाने हैं, ठीक है, ताकि सॉकेट के अंदर ओवरलोडिंग ना हो। उसके बाद आपने डिवाइसेस को केयरफुली हैंडल करना है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपको कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ऊपर पानी ना गिर जाए, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और जो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम यूनिट के अंदर जो आपके पावर वाले कंपोनेंट्स हैं उनसे उनसे आपने जो है अ, उनसे आपने अपने आप को जो है महफूज रखना है, ठीक है। और ये आपके थे सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एनवायरमेंटल मेजर्स, ठीक है। एनवायरमेंटल मेजर्स का मतलब ये होता है कि
आप बिजली बचाएं, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि आप बिजली को बचाएं, एनर्जी सेव करें। तो जब भी आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को खुला मत छोड़ें, या उसे स्लीप मोड पे लगा दें, जिसको आप हाइबरनेशन मोड भी कहते हैं, या फिर उसे बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद अ, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाती है तो आप उसे रिसाइकलिंग सेंटर छोड़ें, ठीक है, या उसको रिसाइकिल करें किसी तरीके से, ठीक है। और बैटरीज वगैरह जो होती हैं और जो आपका पुराना हार्डवेयर वगैरह है और जो आपके प्रिंटर वगैरह हैं पुराने, उनको अ, जो है कचरे में ना फेंकें, उनको रीयूज करें किसी तरीके से, ठीक है। और कोशिश करें कि एनर्जी सबसे कम यूज करें, ठीक है। तो ये आपके थे एनवायरमेंटल मेजर्स। उसके बाद आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं, और इन क्वेश्चन पे फिर मैं आपको मार्किंग करता हूँ, ठीक है। सर जी सर ये प्रैक्टिकल प्रिंट करवा के सबमिट भी करवाना है? जी जी हाँ, आपने ये प्रैक्टिकल प्रिंट करवाना है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने आंसर करने हैं। और आंसर ठीक करने है के सर। बाद आपने साइन करवानी है और आपने डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे आप अपनी। और फिर जी मैं सर। आपकी मार्क्स जो है आपकी रूब्रिक्स पर लिख दूंगा, ठीक है। जो आपकी रूब्रिक्स हैं, मैंने आपको पीछे रूब्रिक्स दिखाई थी, ये जो आपकी जी रूब्रिक्स सर। वगैरह हैं, इन पर फिर मैं आपकी मार्क्स जो है लिख दूँ। यहाँ पे मैं आपकी मार्क्स लिख दूंगा, ओके ठीक है, सर। टोटल। तो ये आपने प्रिंट करवा ओके। कर चेक करवा कर सबमिट करवाना ओके सर। ओके। है। अब आ जाते हैं लैब नंबर 2 पर। जो आपकी लैब नंबर 2 है वो है मशीन ऑर्गेनाइजेशन पर। इसके अंदर आपके पास मदरबोर्ड, मेमोरी, आपके इनपुट आउटपुट कार्ड्स, नेटवर्क डिवाइसेस और आपके पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड को आप मेन बोर्ड भी कहते हो और सिस्टम बोर्ड भी कहते हो। ये बेसिकली एक तरह का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी होता है, इसको हम पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। एक तरह का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। जो आपके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो आपका सीपीयू है, रैम है, चिपसेट है, आपके स्लॉट्स हैं, आपका बायोस चिप है, आपके पावर कनेक्टर्स हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। अ, एक तरीके से जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, इंसान की जिस तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी को हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड जो है किन चीजों से बना होता है? मदरबोर्ड के अंदर सबसे पहले होता है सीपीयू सॉकेट। सबसे पहले जो मदरबोर्ड के अंदर चीज होती है वो होती है सीपीयू सॉकेट, ठीक है। उसके बाद रेंज स्लॉट्स होते हैं, चिपसेट्स होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, पावर कनेक्टर्स होते हैं और बायोस चिप होती है, ठीक है। ये जो है मदरबोर्ड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो है मदरबोर्ड के अंदर मेमोरी भी होती है, ठीक है। आपकी मेमोरी में आपका स्टोरेज आ जाता है और आपकी रैम आ जाती है, ठीक है। अ, तो सबसे पहले आपको मैंने मदरबोर्ड के बारे में बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी के अंदर क्या आ जाता है। मेमोरी के अंदर दो चीजें आती हैं, आपकी स्टोरेज आती है और आपकी रैम आती है। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मैं आपको बताया ना, दो तरह की मेमोरी होती है। आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जहाँ पे चीजें आपकी स्टोर्ड होती हैं, और जब आप उन चीजों को चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्राइमरी मेमोरी में चलती हैं, ठीक है। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसको आप रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये एक तरह की टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है, जो कंप्यूटर सीपीयू यूज करता है डेटा को टेम्पररीली स्टोर करने के लिए, चलाने के लिए। और ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब डेट, जब आप कंप्यूटर को बंद करेंगे तो जो आपकी डेटा होगी वो लॉस लूज हो जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। और इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक होती है इनकी मल्टीटास्किंग और दूसरी होती है इसकी स्पीड, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी की आपकी एक स्पीड देखी जाती है और दूसरी उसकी मल्टीटास्किंग देखी जाती है। के बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हो, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, आपकी ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं, आपकी फ्लैश ड्राइव्स हैं, आपकी यूएसबी है, तो ये सारी आपकी जो है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है।
हार्ड ड्राइव आपकी एक मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ी स्लो होती है। उसके उसके बनिस्बत अगर आप एसएसडी आपके पास है, तो एसएसडी जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो थोड़ी फास्टर होती है और ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और उसके अंदर स्पेस भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्टिकल ड्राइव्स आ जाती हैं। ऑप्टिकल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो लाइट पर ऑपरेट करती हैं, ठीक है? तो डीवीडी रोम जो आपका होता है वो एक ऑप्टिकल ड्राइव होता है, ठीक है? तो जितनी भी आपके पास सीडीज़ होती हैं, डीवीडीज़ होती हैं, ये सारी आपकी ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं, ठीक है? उसके बाद जो आपकी यूएसबीज़ होती हैं, आपकी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, ठीक है? वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं, ठीक है? तो एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद तीसरी होती है कैशे मेमोरी, ठीक है? मोस्टली हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन तीसरी जो कैशे होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। कैशे एक्चुअली एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो रैम और सीपीयू के दरमियान होती है, ठीक है? यहाँ पे जो है हम डेटा को स्टोर करते हैं अ अ, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है? तो जब भी आपकी कैशे मेमोरी ज़्यादा होगी तो आपके जो कंप्यूटर की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं आईओ कार्ड्स पर, इनपुट आउटपुट इंटरफेस कार्ड्स पर, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है? तो उन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की परफॉर्मेंस जो होती है, उनकी परफॉर्मेंस आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप कुछ कार्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? उनको आप कहते हैं आईओ कार्ड्स, ठीक है? जिस तरह से आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है, जीपीयू जो होता है आपका ग्राफिक्स कार्ड जो जीपीयू में यूज़ होता है, ठीक है? तो जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है वो एक तरह का आईओ कार्ड है, ठीक है? वो यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर की रेज़ोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपका साउंड का कार्ड होता है और आपकी इंटरनेट नेटवर्क का कार्ड होता है, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेज़ पर, ठीक है? अ, नेटवर्किंग डिवाइसेज़ में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस में एनआईसी आ जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है, मॉडेम आ जाता है, राउटर आ जाता है और आपका स्विच आ जाता है, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास इसलिए होती हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है? चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, कोई भी नेटवर्क हो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। जिस तरह से नाम से पता चल रहा है, ये भी एक तरह का कार्ड है, जो आपके कंप्यूटर को जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। चाहे वो नेटवर्क वायर्ड हो, जिससे आपके पास वायर्ड नेटवर्क होते हैं और दूसरे आपके पास होते हैं वायरलेस नेटवर्क, ठीक है? वायर्ड में आपके पास आ जाती है आपकी ईथरनेट, ठीक है? जो आपकी ईथरनेट होती है, वो आपकी वायर्ड होती है और वायरलेस में आपका आ जाता है वाई-फाई, ठीक है? उसके पास आपके पास मॉडेम होते हैं, ठीक है? अ उसके बाद आपके पास मॉडेम्स होते हैं। मॉडेम जो होता है बेसिकली वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, ठीक है? जो आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं, वो आपके होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है? अब डिजिटल सिग्नल जो कंप्यूटर के अंदर सिग्नल होता है, वो खाली इन्फॉर्मेशन होती है, बाइनरी डिजिट्स होते हैं, ठीक है? 0 और 1 होते हैं। उसको असली एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो स्पेस में ट्रैवल कर सके, हवा में ट्रैवल कर सके, तो हमें डिजिटल सिग्नल को, एक कंप्यूटर वाले सिग्नल को एक एक्चुअल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? उसके बाद आपको राउटर भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? राउटर भी एक तरह का जो है कन्वर्टर ही है, ठीक है? जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास स्विचेस होते हैं, हब होता है। हब जो होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस को एक नेटवर्क पर कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अगर आपने बहुत सारी डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट करना है, तो आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है? पेरिफेरल डिवाइसेस जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जिनको आप जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो ताकि आप इनपुट और आउटपुट ले सको, ठीक है? इनपुट के लिए भी पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, आउटपुट के लिए भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं।
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो है इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके बाद जब कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है तो फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट करने के लिए वो मॉनिटर यूज कर सकता है, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, तो इनके जरिए हम जो है आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं इनपुट आउटपुट, दोनों डिवाइस होते हैं, इनपुट और आउटपुट। जिस तरह से आपकी टच स्क्रीन जो है वो ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है, ये दोनों है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। आपकी यूएसबी जो है वो भी दोनों है, ठीक है। आपकी जो हेडसेट्स हैं जो आपके, वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सारा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। और इसके बाद आपके रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ये आपने आंसर करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ सिग्नेचर करूंगा और अपनी डेट ऑफ सबमिशन लिख दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया था कि जब आप कंप्यूटर के साथ, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको कोई बीच में इंटरमीडिएरी चाहिए होता है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करो। आप यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। Operating system is a complex essential software component that acts as an intermediary between hardware of a computer and user application programs. मैं आपको बताया था कि यूजर और एप्लीकेशंस और हार्डवेयर, ये दोनों चीजें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर इन्होंने कम्युनिकेट करना है तो ये इनको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको फंक्शंस भी बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया था, बूटस्ट्रैपिंग का बताया था मैंने आपको ऊपर, गोल्स बताए थे, फंक्शंस बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पर। मैं आपको टाइप्स बताए थे कि सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते थे, ट्रांजिस्टर्स के दौरान हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था उसे हम कहते थे बैच सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जब हमारे पास आईसीज आ गई तो आईसीज के दौरान हमारे पास आ गए मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। इस तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप होते चले गए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं, ठीक है। हम एक टास्क एक वक्त पर एक टास्क परफॉर्म नहीं करते। हम क्या करते हैं, जितनी भी सिमिलर काम होते हैं उन सबकी एक बैच बनाते हैं और उस बैच को हम साइमल्टेनियसली प्रोसेस करवाते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जितनी भी सिमिलर चीजें होती हैं, सिमिलर टास्क होती हैं, उनकी बैचिंग करता है। और बैचिंग करने के बाद उनको जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, हार्डवेयर के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह से नाम से पता चल रहा है, यूनी प्रोग्रामिंग मतलब एक वक्त पर सिर्फ एक काम होगा, ठीक है। एक वक्त पर सिर्फ एक टास्क परफॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग, नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 3 प्रोग्राम्स हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, तो ये तीनों प्रोग्राम्स एक साथ हम चला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइम शेयरिंग, ठीक है। टाइम शेयरिंग थोड़े कम जो होते हैं, वो होते मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस की तरह ही है। मतलब एक वक्त पर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स चला सकते हैं, लेकिन टाइम शेयरिंग में हमारे पास हर प्रोग्राम को टाइम स्लॉट दिया जाता है, टाइम स्लाइस दिया जाता है, ठीक है। जब वो प्रोग्राम जो है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो प्रोग्राम आएगा उसको जो टाइम दिया जाएगा, सबसे पहले उसको टाइम स्लाइस दिया जाएगा, ठीक है। फिर जब वो प्रोग्राम चलेगा तो कोई दूसरा प्रोग्राम जो है उसके टाइम स्लाइस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टास्क हैं, टास्क 1 है और टास्क 2 है, ठीक है। टास्क 1 को जब टाइम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल टास्क 1 को हम देते हैं 10 सेकंड्स, ठीक है। और टास्क 2 को देते हैं 5 सेकंड्स, ठीक है। जब टास्क 1 का जो होगा, जब टास्क 1 की प्रोसेसिंग चल रही होगी तो टास्क 2 का जो टाइम होगा वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जब टास्क 1 का टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद टास्क 2 का टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इधर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक वक्त पर चला सकते हो, ठीक है, लेकिन उनका जो टाइम स्लाइस होगा वो अलग होगा, ठीक है।
उसके बाद आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग ओएस आ जाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि इस तरह से आप देख सकते हैं एक ही टाइम पे हम ये सारी जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस जॉब का टाइम भी सेम है और इस जॉब का टाइम भी सेम है, तो सेम टाइम पर दो जॉब्स चल रही हैं, ठीक है। एक ही टाइम पर दो जॉब्स चल रही हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से टाइम की लाइन खींचूं तो इस जो ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में दो जॉब्स हो रही हैं, जॉब 1 भी हो रही है, जॉब 2 भी हो रही है और जॉब 3 का थोड़ा हिस्सा भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर मल्टी प्रोसेसिंग हम हमारे पास ना हो तो सबसे पहले हमें जॉब 1 कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद जॉब 2 स्टार्ट होगी, उसके बाद जॉब 3 स्टार्ट होगी, उसके बाद जॉब 4 स्टार्ट होगी। पैरेलल हम नहीं कर सकते, पैरेलल फिर नहीं होगा। तो मल्टी प्रोसेसिंग हमें अलाउ करता है कि हम पैरेलल जो है साइमल्टेनियसली चीजों को टास्क को परफॉर्म कर सकें। उसके बाद आपके पास जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में आपके पास जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके सिस्टम्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, आपस से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी एक ही मेमोरी नहीं होती, वो डिफरेंट मेमोरीज शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन हम उनको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो अलग अलग हो, चाहे वो फिजिकली अलग अलग हो, लेकिन हम उनको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नेटवर्क ओएस, ठीक है। जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आते हैं रियल टाइम ओएस, ठीक है। रियल टाइम ओएस वो होते हैं जो फॉर एग्जांपल अगर आप जब आप अ, जब आपकी जब आप फ्लाइट बुक कर रहे होते हो, जब आप ट्रैवल करना चाह रहे होते हो तो आप फ्लाइट बुक करते हो, ठीक है। तो फ्लाइट बुक करने के दौरान जब आप ऑपरेटर से बात कर रहे होते हो या फ्लाइट अटेंडेंट से बात कर रहे हो, तो वो आप जब फ्लाइट बुक कर रहा होता है तो वो एक तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होता है, ठीक है। वो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो होता है रियल टाइम ओएस, ठीक है। रियल टाइम ओएस होता है और उसके जरिए आपकी एयरलाइन की रिजर्वेशन होती हैं, आपकी इवन बैंक्स जो होती हैं, बैंक्स के अंदर भी आपकी जो जो आपका बैंक ऑपरेटर होता है, जो कंप्यूटर पे बैठा होता है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, वो रियल टाइम ओएस यूज कर रहा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि विंडोज जो है, ये विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज जो है बेसिकली एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। ये आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है, इसके अंदर आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होती हैं, विंडोज होती हैं, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर विंडोज होंगी, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट विंडोज होती हैं और इसके अंदर कि विंडोज से पहले हमारे पास होता था डॉस, कि डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। लेकिन डॉस में हम क्या करते थे, हम यूज करते थे CLI। लेकिन विंडोज में हम क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज में हम यूज कर रहे हैं GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI में क्या होता है, आप कमांड यूज करते हो, आपने जो काम करना होता है उसकी आप कमांड लिखते हो, प्रोग्रामिंग की तरह आप वो कमांड लिखते हो और वो कमांड जो है एग्जीक्यूट होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये होता है कि आपके पास पूरा इंटरफेस होता है और आप माउस के जरिए, कर्सर के जरिए चीजें चला सकते हो, ठीक है। तो विंडोज जो है वो आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आपने सिर्फ उसे प्लग करना है और चलाना है, तो उसके जरिए, उसके लिए आपको कोई और फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होगी, आपने सिर्फ प्लग करना है और चलाना है, ठीक है। चाहे वो ठीक है, तो आप कोई भी नया हार्डवेयर प्लग कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल जो है, जब आप पीसी स्टार्ट करते हो तो आपको माउस की जरूरत पड़ती है, तो आप माउस को प्लग करते हो, ऑटोमेटिकली माउस चलना शुरू हो जाता है और वो आपके इंटरफेस पर नजर आना शुरू हो जाता है। तो विंडोज के अंदर आप प्लग और प्ले करते हो सिंपली, ठीक है।
उसके बाद आपके पास बिल्ट इन सिक्योरिटी होती है, आपको विंडोज एंटीवायरस प्रोवाइड करता है, फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है, और यूजर एक्सेस कंट्रोल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। और विंडोज के जरिए आप फाइल को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। विंडोज आपको सर्च की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है, आप चीजों को सर्च कर सकते हो विंडोज के अंदर, चाहे वो एप्स हो, फाइल्स हो या सिस्टम टूल्स हो। और विंडोज आपको पर्सनलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है, उसके जरिए आप जो है थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, साउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो वॉलपेपर वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो विंडोज आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये विंडोज के कुछ पॉपुलर वर्जन है, विंडोज 7 है, विंडोज 8.1 है, उसके बाद विंडोज 10 है, विंडोज 11 है। ये सारे आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली एसएनपी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। किसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है? एसएनपी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एचएनबी की क्लास है आपकी, ठीक है। जी तो सर। बस ये आखिरी लेक्चर है, ये खत्म करते हैं, फिर अगला लेक्चर इंशाल्लाह अगली क्लास से करेंगे। उसके बाद ये आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं, और ये आपके जो है, मैं आपको बताया था कि आपके पास एक्सटेंशंस होते हैं, ड्राइव्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, रिसाइकिल बिन होता है। और उसके बाद विंडोज आपको ये फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, कंट्रोल पैनल आपके पास होता है, टास्क मैनेजर होता है, स्निपिंग टूल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, आप डीफ्रेगमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है, डिवाइस को मैनेज कर सकते हो, डिफरेंट डिवाइस को, आपके स्पीकर को, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपकी यूएसबी वगैरह है, इन सब चीज़ों को आप डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो। तो ये विंडोज आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये कुछ शॉर्टकट्स हैं विंडोज के जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं, और इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिकल नंबर 4 जो होगा हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, आप जा सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपना रोल नंबर जो है अपना चैट में लिख दीजिएगा। जी जी सर। सर वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखूं या यहाँ पर ही लिख दूं? टीम्स की चैट पर, टीम्स की चैट। ओके सर, ओके ओके।